नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जांगिड़ आपका एनकेएस बायोलॉजी परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी। अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्लांट फिजियोलॉजी वो कंप्लीट करके हम सेल बायोलॉजी पे आए थे। उस पर एक टॉपिक एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ा है। अब दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं जिसमें हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल सेल के बारे में और सेल ऑर्गन के बारे में। इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएगा और टू द पॉइंट में आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं और ये इंपॉर्टेंट है ताकि हम डिटेल में एनसीईआरटी को विद डायग्राम एक्सप्लेन कर सकूं मैं यहां पर आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, चलते हैं। देखिए इधर यहां पर हमारे पास में है यूकैरियोटिक कोशिकाएं या ससीम केंद्रीय कोशिका। हमारे पास में जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी वाली कोशिका होगी आज? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। सभी आद्य जीव या पादप प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं क्योंकि इससे पहले हम प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्रोकैरियोट में क्या आते हैं? ऑल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्स इन अ प्रोकैरियोट। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं जैसी नहीं होती हैं। पादप व जंतु कोशिकाएं अलग होती है। पादपों में सबसे बाह्य आवरण कोशिका झिल्ली होती है, तो जंतुओं में सबसे बाह्य आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। ये इन्होंने बोला हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम में हम बात करें तो ये किसका डायग्राम है हमारे पास में? ये प्लांट सेल का डायग्राम है। किसका है बेटा? प्लांट। और ये एनिमल सेल का डायग्राम है, एनिमल सेल का। प्लांट में सबसे बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो ये प्लांट में सेल वॉल है। सबसे बाहर क्या है इसमें? सेल वॉल है। देन उसके बाद में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पर यदि मैं बात करूं तो इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को तो इन्होंने यहां पर दिया नहीं है, लेकिन प्लांट में मिडिल लेमिला भी होती है। सबसे बड़ी स्ट्रक्चर प्लांट में वैक्यूल होती है। ये रही सबसे बड़ी स्ट्रक्चर, क्या है प्लांट में? वैक्यूल। प्लांट का न्यूक्लियस, ये जो साइड में चला जाता है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होती है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। इसी के पास में स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये रहा गोल्जी एपरेटस। इसमें गोल्जी एपरेटस होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। देन प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं जिससे एक सेल दूसरी सेल से क्या होती है? कनेक्ट होती हैं। माइक्रोबॉडीज, पेरोक्सिसोम, साइटोप्लाज्म एंड क्लोरोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर स्पेशली प्लांट में मिलती है क्या? क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम कौन सा मिलता है? एटीएस। इस तरह से ये किसके स्ट्रक्चर है हमारे पास में? प्लांट की। एनिमल में बात करें तो सबसे बाहर की ओर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं उसे बोलते हैं माइक्रोविलाई। सेंटर में जो होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में न्यूक्लियस पोर होते हैं, न्यूक्लियोलस होती हैं एंड राइबोसोम होते हैं कौन से वाले? एटीएस। लाइसोसोम इसमें मिलता है, पेरोक्सिसोम इसमें मिलता है, सॉरी यहां पर आप लोगों को पेरोक्सिसोम है। सेंट्रियोल स्पेशली किसमें मिलता है? एनिमल्स में मिलता है। ये रहा एनिमल्स में सेंट्रियोल। ये है हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं और यहीं पर लगा होता है ये देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है साइटोप्लाज्म। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। एटीएस राइबोसोम। इस तरह से यहां पर ये तो डायग्राम में शो हुआ है, एनसीईआरटी के डायग्राम में आपके पास में है, ये इजीली देख सकते हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। लिपिड कौन सा होता है बेटा? फॉस्फोलिपिड होते हैं। और प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटीग्रल प्रोटीन जो कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं और एक सरफेस पर होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। अब ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, आजकल सन पूछते हैं। वर्ष 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। 1950 से पहले प्रॉपर तरीके से जो माइक्रोस्कोप नहीं थे तो सेल के मेम्ब्रेन नहीं जान पाते। इसी तरह से अभी हमने पढ़ा था। इसी बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिकाओं की झिल्ली की रासायनिक अध्ययन के बाद में जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी है।
अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। इसमें मुख्य लिपिड व फास्फोलिपिड होता है। मुख्य लिपिड कौन सा होता है बेटा? फास्फोलिपिड। इसको अंडरलाइन कर लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा लिपिड होता है? फास्फोलिपिड होता है, जो दो सतहों में व्यवस्थित होता है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। ये रहे भाई, लिपिड इस तरह से अरेंज होते हैं। किस तरह से? यदि हम बात करें तो ये हेड और टेल, इस तरह से ऊपर वाला पोर्शन तो क्या होता है? हेड। और लिपिड की दो मेम्ब्रेन होती हैं, दो लेयर होती हैं। तो ये तो है हेड और ये है टेल। तो लिपिड की बाई लेयर होती हैं, जिनका ध्रुवीय शिरा बाहर की ओर और जल विरूप पुच्छ सिरा होता है। मतलब जो हेड वाला पोर्शन होता है ना, ये हेड पोर्शन है। दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। हेड और टेल, यहां पर जो हेड वाला पोर्शन है वो वाटर को क्या करता है? लव करता है। और टेल वाटर को क्या करता है? दूर भगाता है। अध्रुवीय नॉन पोलर रीजन कौन सा है? टेल वाला। इसके अतिरिक्त फास्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। यहां पर ये कोलेस्ट्रॉल है, देखिए डायग्राम में, और प्रॉपर डायग्राम में देखिए। ये लिपिड की मेम्ब्रेन है, ये लिपिड है, ये लिपिड के हेड है सारे। ये लिपिड की क्या है बेटा? हेड है। देन इसमें ये क्या है? इसकी टेल, ये लिपिड की टेल है। इधर भी लिपिड के हेड है, ये इनके टेल है। और इनके बीच में ये क्या है? प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन कहाँ होते हैं? अंदर की ओर। ये जैसे इंटीग्रल प्रोटीन है, अंदर की ओर दसे हुए हैं। कुछ प्रोटीन बाहर होते हैं, पेरिफेरल। इसके चारों ओर यहाँ पर शुगर की ब्रांचिंग भी मिलती है, शुगर की ब्रांचिंग। तो ये लिपिड बाई लेयर है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसको और ज़्यादा देखा जाए तो इस तरह से, ये फॉस्फोलिपिड है, ये हेड और ये टेल, ये हेड और ये टेल है। हेड क्या करता है? वाटर को लव करता है, टेल वाटर को दूर भगाता है। चैनल प्रोटीन होते हैं इसमें, ये प्रोटीन चैनल हैं, इंटीग्रल और ये पेरिफेरल, ये बाहर वाली प्रोटीन है। लिपिड मॉलिक्यूल यहां दिखाया गया है, इसमें ये हेड और ये टेल पोर्शन है। ये कौन सा है? हाइड्रोफिलिक। और टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हुआ कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्या बोल रहा है ये? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। अब इंपॉर्टेंट लाइन है यहां दिया हुआ है, मनुष्य की आरबीसी में झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलता है। ये क्वेश्चन की लाइन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 52% तो क्या है? प्रोटीन, एंड 40% क्या है? लिपिड। 40% लिपिड है और 52% क्या है? प्रोटीन है, जिसमें लिपिड, ल का साउंड आ रहा है ना, वो 40 है, याद रखना। झिल्ली में पाए जाने वाली प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त किया गया है। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होते हैं, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। अब यहां पर इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए गए थे, ये क्वेश्चन वाली लाइन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत मॉडल 1972 में सिंगर एंड निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या मॉडल दिया है, इसको पढ़ते हैं, जिसमें तरल क्रिमिनल नमूने के रूप में व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है। इन्होंने बोला है इसके अनुसार लिपिड के अर्धतुल्य प्रकृति के कारण, लिपिड क्या है? लिक्विड है यहां पर, और द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा लिपिड होगा उतनी तरलता होगी, उतनी ही क्या होगी? उसमें गति होगी। झिल्ली की तरलीय प्रकृति, इसके कार्य: कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन, सेल की ग्रोथ करवाना और सेल के अंदर क्या करना? अंतरकोशिकीय संयोजन करना, अंतःकोशिकीय स्रवण, कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये किसके कार्य हैं? झिल्ली के। जीवद्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसमें अणुओं का परिवहन, ये इंपॉर्टेंट है। यदि ये सेल मेम्ब्रेन यदि पूरी तरह से इम्परमिएबल हो जाएगी, ना तो कोई अणु अंदर आएगा और ना ही अंदर से कोई बाहर जाएगा, लेकिन ऐसी नहीं होती, ये चयनात्मक पारगम्य होती है। जिन अणुओं को
अंदर आवश्यकता है उनको बाहर से अंदर भेजेगी, और जिन अणुओं की बाहर आवश्यकता है उनको अंदर से बाहर भेजेगी। इसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है किसका, अणुओं का, वो दो तरह से होता है, एक होता है एक्टिव मूवमेंट और एक होता है पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट वो होता है जिसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, और एक्टिव वो होता है जिसमें एटीपी की आवश्यकता क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, इधर मॉलिक्यूल कम है, तो मॉलिक्यूल का अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आना, ये डिफ्यूजन है, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। अब कुछ चैनल भी होते हैं जिनके थ्रू अणु बाहर जो ज्यादा सांद्रता है वो कम सांद्रता की ओर आ जाएंगे, इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन जब अणुओं की सांद्रता अंदर ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, और उसके बावजूद भी बाहर कम है, तो उनको अंदर भेजना है तो हमें एटीपी खर्च करने ही पड़ेंगे। इसको बोलते हैं सक्रिय परिवहन। तो इसको पढ़ते हैं, दो तरह का परिवहन हमने पढ़ा है। देखिए यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनात्मक पारगम्य है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन और उदासीन मिले सांद्रता प्रवणता के अनुसार, जैसे कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और साधारण विसरण द्वारा झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इसी झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के अणुओं के प्रभाव को परासरण कहते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते हैं, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, चैनल प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेम्ब्रेन किसके बनी हुई है, लिपिड की, और लिपिड में बस ओनली लिपिड डिसॉल्व हो सकता है, और वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्यूशन है, तो वो उसको आने के लिए भी क्या होंगे, चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, उसे बोलते हैं एक्वापोरिन्स। कुछ आयन व अणुओं को झिल्ली में से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत, जैसे कि निम्न से उच्च, यहां पर देखो ये निम्न है और यहां पर ये उच्च है, इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप। कहां होता है, नर्व सेल के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। इसमें 3 लेयर होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल। प्राइमरी हर किसी सेल में मिलेगी, टर्शरी बहुत कम पादपों की कोशिकाओं में मिलती है, और सेकेंडरी सेल वॉल में 3 लेयर होते हैं। और ये सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड अदर पैक्टिन मटेरियल की बनी होती है। तो देखो यहाँ पर ये है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला क्या होती है, देख लीजिए, मैं बता दूं आप लोगों को। 2 पादप कोशिकाएं, ये पादप सेल है, ये प्लांट सेल है हमारे पास में, और ये दूसरी प्लांट सेल है। तो इनके बीच में जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम बोलते हैं मिडिल लेमिला। ये दूसरी वाली के भी होगी, ये इस तरह से, इसको बोलते हैं मिडिल लेमिला। ये क्या है, मिडिल लेमिला है। इनके बीच में संबंध भी होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होते हैं जिसमें पदार्थ आ जा सकते हैं। अब ये सबसे बाहर वाली तो क्या है, मिडिल लेमिला। इन्होंने क्या शो कर दिया, ये है मिडिल लेमिला, और ये वाला पोर्शन क्या है, सेल, प्राइमरी सेल वॉल, और देन ये सेल मेम्ब्रेन आ गया। अब ये प्राइमरी सेल वॉल है, इसमें सेलुलोज बना हुआ है, हेमिसेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, और ये मिडिल लेमिला कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। देखिए पढ़ते हैं। आपको याद ही होगा कि कवक व पादपों की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका का केवल यांत्रिक हानियां या संक्रमण से ही रक्षा नहीं करती, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने व अवांछनीय बृहद अणुओं के लिए भी अवरोधक का काम करती है। कौन, कोशिका भित्ति। शिवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन का पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, यहां से ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन बना सकते हैं यदि इनको थ्योरी में से क्वेश्चन बनाना होगा। शिवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज, गैलेक्टन, मैन्नोज व खनिज की, और कैल्शियम कार्बोनेट की।
जबकि दूसरे पादपों में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती हैं। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कि कोशिका परिपक्वता के साथ घटती जाती हैं। इसके साथ ही कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीयक भित्ति का निर्माण भी होता है। सेकेंडरी, यदि हम बात करें ये प्राइमरी है तो सेकेंडरी सेल वॉल इस तरह से बनती है, ये सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। फिर इसके बाद में मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की, ये है मध्य पटलिका, इसको बोलते हैं मिडिल लेमिला। ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन की लाइन है कि किसकी बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपस में विभिन्न कोशिकाओं को चिपकाए रखती है व पकड़े रखती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्मेटा, ये रहे प्लाज्मोडेस्मेटा, आड़े तिरछे रूप में होते हैं जो आपस में कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। इसका कोशिका द्रव्य इधर जा सकता है, इसका कोशिका द्रव्य इधर आ सकता है, ये है प्लाज्मोडेस्मेटा। अब अंतःझिल्लिका तंत्र, यहां तक हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे अंतःझिल्लिका तंत्र। अंतःझिल्लिका तंत्र मतलब यहां पर झिल्लियों से बने हुए तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 4 सेल ऑर्गन आते हैं। सबसे पहले तो आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर आएगा इसमें आप लोगों का लाइसोसोम एंड देन वैक्यूल। 4, और यहां से क्वेश्चन भी बनता है। झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःप्रदेवी जालिका, ईआर, गोल्गी काय, लयन काय व रसधानी आते हैं। तो ये क्वेश्चन का पॉइंट है, यहां से तीनों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके पास में 4 सेल ऑर्गन आते हैं, ईआर, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल एंड लाइसोसोम। सूत्रकणिका और हरित लवक व परोक्सोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं है, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंदर नहीं रखा गया है। अब हमारे पास में ये तो है न्यूक्लियस और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं है, और ये क्या है? राइबोसोम अटैच्ड है तो रफ है। अब इसी के साथ में अटैच्ड होती है हमारी क्या? गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी यहां से कोई प्रोटीन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती है? देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन बनाती है। इस प्रोटीन को पैक कौन करता है? गोल्गी बॉडी पैक करता है। तो ये गोल्गी बॉडी क्या कर रहा है? पैक कर रहा है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर होती है सिस्टर्नी। ये सिस्टर्निया है जो स्ट्रक्चर इनको क्या करती है? फॉर्म करती है, और इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये है सिस फॉर्म, ये है ट्रांसफॉर्म, यहां से बाहर भेज दिया जाता है। गोल्गी बॉडी एक वेसाइकल स्ट्रक्चर बनाए जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। बहुत सारे क्या होंगे? एंजाइम होंगे। तो इस स्ट्रक्चर को ही क्या बोल देंगे? लाइसोसोम बोल देंगे। क्या बोलेंगे? ये रहा लाइसोसोम, ये रहा लाइसोसोम। और वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल। क्या बोलते हैं? वैक्यूल। इस तरह से यह चारों की चारों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कौन? ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। अब इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस की बाह्य मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह 2 टाइप की होती है। यदि इस पर राइबोसोम नहीं जुड़े हुए हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यदि राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं तो इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी संरचना को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो 2 तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दी, एक तो रफ और एक स्मूथ। रफ किसका काम करेगी? राइबोसोम है तो प्रोटीन का संश्लेषण करेगी, और स्मूथ क्या करेगी? लिपिड का संश्लेषण करती है। और इनको कहां भेज दिया जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स के पास। इनको कहां भेज दिया जाता है? इनको भेज दिया जाता है गोल्गी बॉडी के पास। देखिए, अंतःप्रदेवी जालिका। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिकावत तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःप्रदेवी जालिका कहते हैं। यह प्राय राइबोसोम अंतःप्रदेवी जालिका की बाहरी सतह से चिपकते हैं। जिसे अंतःप्रदेवी जालिका की सतह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका, और राइबोसोम की अनुपस्थिति के आधार पर चिकनी
अंतःप्रदेवी जालिका। अतः चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका कहते हैं जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण व स्त्रवण में सक्रिय रूप से भाग लेती है। कौन सी? रफ। उसमें खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका बहुतः से मिलती है। वह कोशिका जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होगा वहां RER ज्यादा मिलेगा। ये काफी फैली हुई होती है, केंद्र के बाह्य झिल्ली का तंत्र तक फैली होती है। चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका प्राणियों में क्या करती है? लिपिड का संश्लेषण। यहां से ये क्वेश्चन के पॉइंट है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन सा? ये लिपिड का संश्लेषण करती हैं। और ये किसका संश्लेषण करती हैं? ये प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। ये प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका में ही होते हैं। ये याद रखना। क्या बोल रहा है ये? लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका में ही होते हैं। कौन सी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही निकलते हैं। अब गोल्जी उपकरण देखो, यहां पर ये है सिस फॉर्म। यहां से हमारे पास में लिपिड और प्रोटीन आए, उनको यहां अंदर डाला गया है। ये है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी में क्या होगा? एंजाइमेटिक प्रोसेस होंगे और इनको ये क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। ये है ट्रांसफॉर्म। अब इनको बाहर निकालकर टारगेट ऑर्गन के पास में भेजा जाएगा। मतलब ये सामान पैक करने का काम करती है कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखिए कैमिलियो गोल्जी, सन याद रखना 1898 ने पहली बार केंद्र के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी। इंपॉर्टेंट लाइन है, कहां देखी थी इसको? इसको कहां देखा था? नर्व सेल में देखा था। कहां देखा था बेटा? नर्व सेल में। जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जी काय कहा गया। यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलती हैं। इस तरह की संरचनाएं होती हैं। ये है सिस्टर्निया, इस तरह से जुड़ी होती हैं। गोल्जी काय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड केंद्रक के पास सकेंद्रीय व्यवस्थित होते हैं, जिनमें निर्माणकारी सतह सिस और परिपक्व सतह ट्रांस होती हैं। अंगक सिस व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होते हैं, लेकिन आपस में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। ये वाली है सिस फेज और यहां से निकलते हैं तो ये है ट्रांस फेज। गोल्जी काय का मुख्य कार्य, इंपॉर्टेंट लाइन तो ये रही, द्रव्य को संवर्धित कर मतलब पैक कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य जहां तक पहुंचाना है, टारगेट सेल तक या ऑर्गन तक, कोशिका के बाहर पहुंचाती हैं। संविष्ट द्रव्य अंतःप्रदेवी जालिका से पुटिका के रूप में गोल्जी काय के शीर्ष सिरे से आता है और संगठित होकर परिपक्व सतह से बाहर चला जाता है। गोल्जी काय का अंतःप्रदेवी जालिका से निकट संबंध है। अंतःप्रदेवी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकल के पूर्व में कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। यदि लिपिड के साथ में ग्लाइकोजन ऐड कर दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड, इसको ग्लूकोज ऐड कर दिया जाए तो ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन के साथ में ग्लूकोज ऐड कर दिया जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया जाता है। अब है लाइसोसोम। क्या है अपना? लाइसोसोम। तो यहां तक हमने किसके बारे में पढ़ा है? गोल्जी काय अकॉर्डिंग टू NCERT। गोल्जी काय में जो वसाइकल बनते हैं, ये वसाइकल, इनमें यदि बहुत सारे क्या हो? एंजाइम हो, तो यही क्या कहलाते हैं? लाइसोसोम। और लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। यदि सेल बूढ़ी हो जाती है या सेल में किसी टाइप का इंफेक्शन हो जाता है तो लाइसोसोम ब्लास्ट हो जाता है और सेल को क्या करता है? मार देता है। तो इसको बोलते हैं हम सुसाइडल बैग। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है जो संविष्ट विधि द्वारा गोल्जी काय से बनते हैं। पृथक लयन काय पुटिकाओं में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलाइजेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। एसिडिक पीएच पर ये काम करते हैं। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड व न्यूक्लिक अम्ल आदि के पचाने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। आदि को ये पचा देते हैं। लास्ट इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेंट्री वैक्यूल। टॉपिक क्या है? वैक्यूल रसदानी। किसमें मिलती है? प्लांट में। ये बड़ी 90% एरिया कवर करती है। कौन? वैक्यूल। इसमें पानी, रस व उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद हैं जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं होते, इसमें मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90%। अब ये याद रखना टोनोप्लास्ट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है।
यहाँ से एनसीईआरटी आपके क्वेश्चन बना सकती हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट ये है, टोनोप्लास्ट और पादप कोशिकाओं में यह 90% स्थान घेरता है। पादपों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थों को सांद्र प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण इसकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। कोशिका द्रव्य से ज्यादा सांद्रता कहाँ होती है, वैक्यूल के अंदर होती है, क्योंकि यह सांद्रता प्रवणता के विपरीत भी किसको, आयनों को भेज दिया जाता है। कहां पर, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन के थ्रू वैक्यूल के अंदर। यहां तक अपना ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे आप लोगों के आगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन कौन कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड झिल्ली रहित कोशिकांग, राइबोसोम आदि के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में। यहां तक आपको जो भी डाउट आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।